हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हर साल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आज हम इम्पोर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे और उसी के साथ हम लोग थियरी और ट्रिक्स भी देखेंगे वाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। तो ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है, तो इसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च का पहला पार्ट देखेंगे। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि वी हैव टू गिव पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ओके, पर इसकी अभी तक डेट रिलीज नहीं हुई है, जैसी होगी मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी। सो इस एग्जाम का जो पूरा मार्क्स है ये है 100 मार्क्स एंड इट हैज़ टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है और सेक्शन बी ये सब्जेक्ट के लिए है। ओके, so section A is for 50 marks and there is 1 mark for each question and also there is 0.25 negative marking. Okay, तो इसकी वजह से हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं और उसमें हमने ये सारे के सारे 7 यूनिट्स कवर कर रखे हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के अंदर। तो जिसमें थियरी और एमसीक्यूज ये दोनों भी आते हैं। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड देर आर 40 एमसीक्यूज इन ईच मॉक टेस्ट। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 प्लस का एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप सारे जो यूनिट्स है वो अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सको। और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको 100% गारंटी दिलवाते हैं कि इस कोर्स की वजह से हम आपको पासिंग स्कोर तो पाकर ही देंगे और तो और आपको इंटरव्यू में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द ये कोर्स परचेज़ करना है और इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेज़ करना है ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सको। और मैं बता दूँ, इसकी फ़ी ओनली 699 रुपीज़ है। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि इन यूजिंग द हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम, यानी कि पैराडिम का मतलब हमने देखा था कि कोई भी पर्सपेक्टिव, ऐसा कोई रिसर्च का पर्सपेक्टिव है हमारे पास, तब हम उसमें क्या-क्या सीक्वेंसेस लाते हैं व्हाइल डूइंग आवर रिसर्च, ऐसा इसमें पूछा है। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च का मतलब ये है कि इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू गाइड अस फॉर द रिसर्च। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि हमें रिसर्च करने में हेल्प करता है। ओके, हाइपोथेटिको का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस पार्ट। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस पार्ट है और डिडक्टिव का मतलब ये है कि टेस्टिंग पार्ट। ओके, टेस्टिंग पार्ट। तो अगर हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च की बात करें, तब जब भी हम ये रिसर्च करने जाते हैं तब हम पहले तो यही करते हैं कि हमें हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। देन उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोग मेजर्स को डिटरमिन करते हैं, मतलब हम हाइपोथेसिस को मेजर करते हैं, उनको टेस्ट करवाते हैं। देन उसके बाद हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं। ओके, देन हम डेटा एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद एट द लास्ट हम लोग डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। सो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, ये हमारे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पर्सपेक्टिव में आते हैं। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एट जनरलाइजेशन कंक्लूजन। तो हम पहले तो हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, पर यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथेसिस मेकिंग, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। दूसरा है इस्टेब्लिशिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, दूसरा देन हाइपोथेसिस मेकिंग,
hypothesis testing, arriving at generalization conclusion, yes, establishing a research problem, yes, हम पहले तो हमारे research problem को ही establish करवाते हैं, so this is the correct answer. Okay, तीसरा है hypothesis making, पर हम hypothesis making नहीं करते पहले, तो ये भी incorrect हुआ. Fourth one is hypothesis testing, ये भी incorrect हुआ, so the correct answer to our question is answer 2. Okay, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक आकांक्षा के स्तर और ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि के बीच संबंधों का अध्ययन करने का इरादा रखता है. अनुसंधान का कौन सा डिजाइन संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक हमें सिचुएशन दी है. दिस इज द सिचुएशन, और यहाँ पे पूछा है कि रिसर्च का कौन सा डिज़ाइन इस सिचुएशन पर ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट है, ऐसा यहाँ पे पूछा है. तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी टीचर स्टडी करना चाहता है रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन. ओके, तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है और अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन है, ये यहाँ पे हमारे रिसर्च के दो वेरिएबल्स हुए. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया है. तो हमें ये ढूंढना है कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट इन दिस. तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, इट इज द कॉज. ओके, एंड उसकी वजह से अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन, मतलब रूरल चिल्ड्रन कुछ तो अचीव कर पा रहे हैं, सो इट इज द इफेक्ट. ओके, सो यहाँ पे हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है. ओके, बट इट इज द सिचुएशन इन विच दीज थिंग्स ऑलरेडी हैपेंड, ये सारी चीजें हो चुकी है, फैक्ट्स हो चुके हैं. ओके, तो अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करते हैं, तब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑलरेडी हुआ है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं. ओके, सो उसके ऊपर स्टडी करके हम लोग पता करते हैं कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट फैक्ट, एंड वो फैक्ट क्यों हुई है, मतलब उसका इफेक्ट क्या है. ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में देखते हैं, और इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है. ओके, ओके, सो दिस जो रिसर्च डिजाइन है, तो इस रिसर्च डिजाइन में मोस्टली एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में ही बोला गया है, मतलब इट इज एसोसिएटेड विद एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. अब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं. पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. नो, इट इज द इनकरेक्ट, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम लोग हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करवाते हैं. ओके, दूसरा है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन. ओके, हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, इसमें तो हम लोग जो भी कुछ हुआ है इन द पास्ट, तो उसी को लेकर हम लोग स्टडी करते हैं, और उसका क्या इफेक्ट होगा इन द पास्ट, सॉरी, इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं. सो ये भी इनकरेक्ट हुआ. फोर्थ वन इज सर्वे रिसर्च डिजाइन. इसमें तो हम लोग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ. तो करेक्ट आंसर इज 2. ओके, स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इन रिसर्च इम्प्लाई रैंडमाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द यूनिट्स. तो ऐसा कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक है इनमें से जो कि रैंडमाइजेशन को इम्प्लाई करता है, और वो एवरी इंडिविजुअल को इक्वल प्रोबेबिलिटी देता है, मतलब इक्वल चांसेस देता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट हो सके. ओके, तो जब भी हम सैंपल की बात करते हैं, तो सैंपल का मीनिंग ये होता है कि हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं एज अ पार्टिसिपेंट इन आर रिसर्च, तो उनको हम लोग बोलते हैं सैंपल. तो जब भी हमें लोगों को सिलेक्ट करना है, मतलब हमें हमारे सैंपल को सिलेक्ट करना है फॉर आर रिसर्च, तो उनमें कुछ टेक्निक्स होते हैं. तो वो टेक्निक्स होती है कि पहली होती है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हम सैंपल्स को रैंडमली चूज करते हैं फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें एवरी इंडिविजुअल हैज द इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड, मतलब एवरी इंडिविजुअल को इक्वल चांस होता है
टू गेट सिलेक्टेड, सो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आता है। बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि रिसर्च इम्प्लाई रैंडमाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द यूनिट्स। ओके, और जो दूसरा आता है वो आता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में जो रिसर्चर होता है उसके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्जेक्टिविटी होती है और कुछ इरादा होता है कि जिसकी वजह से वो उसी टाइप ऑफ सैंपल को चूज कर सके। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दो दो टाइप्स आते हैं। पहला तो आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड दूसरा जो है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पूरे पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम रैंडमली उस ग्रुप से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और क्लस्टर सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पूरे पॉपुलेशन को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और ये जो ग्रुप्स आते हैं वो बहुत ही मतलब क्लस्टर मतलब बड़े बड़े आते हैं। ओके, सो दिस इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड जब भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट नहीं करवाते, तो इसके भी टाइप्स है, मतलब इसके भी क्लासिफिकेशन आते हैं। और उसमें आता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग, देन डायमेंशनल सैम्पलिंग। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है क्योटा सैम्पलिंग। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है। तो अब हम देखते हैं कि कोटा सैम्पलिंग है, बट कोटा सैम्पलिंग तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, तो ये आएगा। ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशनल सैम्पलिंग, तो ये भी नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, ये आएगा। तो सी और ई ये दोनों ऐसे सैम्पलिंग टाइप्स है जिसमें रैंडमाइजेशन हम करते हैं और एवरी इंडिविजुअल को हम लोग इक्वल चांस देते हैं कि वो हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट हो सके। ओके, तो आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज आंसर 3, यानी कि सी एंड ई ओनली। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर शुड बी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि जो लिटरेचर होता है, मतलब जो लिटरेचर रिव्यू होता है रिसर्च का, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि एनी डॉक्यूमेंट व्हिच हैज इंफॉर्मेशन और हम और डेटा, कुछ भी डेटा हमारे टॉपिक के हिसाब से, मतलब हमारा टॉपिक जो है उसके रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है। ओके, और द एक्सप्रेशन वीव ऑन आर टॉपिक, ये सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट में आती है उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो जब भी हम लिटरेचर रिव्यू के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए कि हमारे टॉपिक के सोर्सेस क्या है उसको ढूंढ निकालना। देन जो मेजर इश्यूज है हमारे टॉपिक के बारे में या फिर कुछ डिबेट्स वगैरह है उसको देखना। देन तीसरा है कि हमारा जो टॉपिक है वेदर उसका नॉलेज स्ट्रक्चर्ड है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है, वो देखना। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे टॉपिक के बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज है या नहीं, ओके वो देखना। देन हमारे टॉपिक के जो की थियरीज है, मतलब इम्पोर्टेंट जो थियरीज कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो देखना। देन वेदर देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन नोन एंड अननोन, मतलब जो हमारे पास नोन नॉलेज है एंड जो अननोन है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उनके बारे में जो डिफरेंस है वो देखना। देन वेदर हमारे स्टडी में कोई गैप है या नहीं, वो देखना। मतलब हमारा स्टडी कितपत कंटिन्यूअस है वो देखना। ओके, सो ये सारी चीजें जो आती है वो आती है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू में। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट दिस एरिया, यस,
हमें अगर ढूँढ निकालना है कि हम हमारे पास क्या नोन है और क्या अननोन है, ओके? हमारा 6th ऑब्जेक्टिव, तो ये तो आया, सो ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा है व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज़ आर रिलेवेंट टू दिस एरिया, ओके, येस। सो हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थियरी है, मतलब हमारा 5th ऑब्जेक्टिव, ये तो है हमारा ऑब्जेक्टिव। तीसरा है हाउ टू गेट फंडिंग फॉर द रिसर्च, ओके। तो हाउ टू गेट फंडिंग फॉर द रिसर्च ये लिटरेचर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ओके। सो ये अगर ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो वो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होगा, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू, तो ये तो नहीं आएगा। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सीज इन दिस एरिया, यस, कंट्रोवर्सीज, ओके, हमने देखा, इट इज द 4th ऑब्जेक्टिव, तो ये तो आएगा। आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एरिया, मतलब अगर हमारे रिसर्च में कोई गैप है क्या, तो ये हमारा 7th ऑब्जेक्टिव, ये भी आ गया। तो ए बी डी ई, ये चार जो है ये हमारे लिटरेचर रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स है, एक्सेप्ट सी। तो आप ही बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है तो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन का। Obviously, answer 3 because A, B, D and E only. Okay. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स टू टेस्ट हिज और हर substantive research hypothesis in a major project. Which of the following statements are considered relevant in this regard? तो अगर कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर प्लान करता है कि वो सब्सटैंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके उसके प्रोजेक्ट के अंडर, तब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं वो इसके एसोसिएट आते हैं। तो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस जो है ये एक बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है, जिसमें हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके एक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं और उनको स्टडी भी करवाते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स का जो रिलेशन है उस रिलेशन का टेस्टिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। और तो और हमें जो हमारे हाइपोथेसिस का रिजल्ट है, टेस्टिंग रिजल्ट, वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारे हाइपोथेसिस का फाइनल रिजल्ट होता है तो उस रिजल्ट को हम लोग इनडायरेक्टली फेट ऑफ नल हाइपोथेसिस को डिसाइड करके भी दे सकते हैं, ओके। और जो हमारा 4th कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि इसमें जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम लोग बिफोर हैंड फॉर्म्यूलेट नहीं करते, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन्होंने क्या-क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है कि सब्सटैंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस हैज़ टू क्लियरली स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। तो यस, हमने देखा कि इसकी वजह से हमें वेरिएबल्स का रिलेशन ढूँढ निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। रिसर्च हाइपोथेसिस में बी डायरेक्टेड एट फाइंडिंग आउट डिफरेंशियल इफेक्ट्स और रिलेशनशिप्स। यस, इसकी वजह से हम डायरेक्टली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके इफेक्ट्स और रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये भी आएगा। नल हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड बिफोर हैंड। नो, नल हाइपोथेसिस इज नॉट फॉर्मुलेटेड बिफोर हैंड, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। देयर इज डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस। नो, देयर इज नो डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल, तो ये भी इनकरेक्ट आएगा। द फाइनल डिसीजन on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of the null hypothesis. तो हमने देखा हमारे थर्ड ऑप्शन में कि यस, जब भी हमें हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस का फाइनल डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को हम लोग फेट ऑफ नल हाइपोथेसिस को डिसाइड करके भी ले सकते हैं, सो ये भी आएगा। तो ए बी एंड ई, ये तीन जो ऑप्शन है ये आएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आंसर है वो करेक्ट आएगा। ऑब्वियसली आंसर 4 ए बी एंड ई, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो 6th क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अ रिसर्चर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन द मोटिवेशनल आउटलुक ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर belongingness to rural or urban areas and the educational status of the parents. What will be the dependent variable in this study? Okay, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर कोई रिसर्चर फाइंड आउट करना चाहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोटिवेशनल लेवल, ओके, ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स, मतलब मोटिवेशनल आउटलुक ऑफ फर्स्ट डिग्री लेवल स्टूडेंट्स
in terms of their belongingness to the rural or urban areas and एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स आएंगे। पहला तो आएगा मोटिवेशनल आउटलुक और दूसरा जो आएगा वो आएगा एजुकेशन स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। बिकॉज मोटिवेशनल आउटलुक को हम लोग बिलोंगिंग टू रूरल और अर्बन एरियाज के थ्रू देखेंगे, और जो दूसरा आएगा वो आएगा एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। ओके, सो ये दूसरा वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल हमारे रिसर्च स्टडी में डिफरेंट वैल्यूज लेता है। ओके, हम जैसे ही हमारे स्टडी को मैनिपुलेट करते हैं उसके हिसाब से वो अपनी वैल्यूज चेंज करवाता है। तो इसके दो टाइप्स आते हैं। पहला तो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये दूसरे जो फैक्टर्स है स्टडी में उस पर डिपेंड होते हैं। ओके, सो अगर कोई भी फैक्टर्स उनकी वैल्यू चेंज करता है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज भी चेंज होती है। एंड जो दूसरा आता है वो आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो दूसरे वैल्यूज को लेकर चेंज होती है, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टाइप ऑफ फैक्टर्स। वो किसी भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते। हमें उनकी वैल्यूज खुद चेंज करनी पड़ती है। ओके, वी हैव टू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इनमें से फ्रॉम दीज टू वेरिएबल्स, तो इनमें से अगर हम एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स को अगर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से मोटिवेशनल आउटलुक चेंज होता है। तो इसमें हम एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स का जो इस्तेमाल है उसका इस्तेमाल हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम मोटिवेशनल आउटलुक को मेजर कर सके। सो यानी कि यहाँ पे मोटिवेशनल आउटलुक जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है बिलोंगिंगनेस टू रूरल और अर्बन एरियाज, फर्स्ट डिग्री लेवल, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, मोटिवेशनल आउटलुक। तो हमने देखा कि मोटिवेशनल आउटलुक ये जो है इट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस इज कॉल्ड, सॉरी, इज क्लासिफाइड एज। तो जो भी हमारा रिसर्च डिजाइन है उसको अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ढूंढ निकालने की ज़रूरत है ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, तो उस रिसर्च डिजाइन को हम किस में क्लासिफाई करेंगे। तो हमें ऑप्शन दिए हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंज को देखते हैं, मतलब हमारा जो पैटर्न ऑफ चेंज है उसका हम स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू टाइम। ओके, इन लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंटिन्यू बेसिस पर हम लोग लेते हैं, कंटिन्यूली लेते हैं, एंड इट इज़ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन। तो यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ओके, प्री एंड पोस्ट स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग चेंज इन सिचुएशन या फिर फेनोमेनन, इशू और प्रॉब्लम को स्टडी करवाते हैं। बिकॉज प्री प्री मतलब बिफोर एंड पोस्ट मतलब आफ्टर। तो प्री, बिफोर एंड आफ्टर का स्टडी करते हैं हम। सो यानी कि हम लोग इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन और चेंज बिटवीन एनी सिचुएशन और फेनोमेनन। ओके, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग हमारे पॉपुलेशन का एक क्रॉस सेक्शन निकालते हैं और उसके ऊपर हम लोग फेनोमेनन, सिचुएशन और प्रॉब्लम को ढूंढ निकालते हैं। ओके, डबल कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें दो कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वन। तो यानी कि ये तीनों भी जो ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट हुए, पर द करेक्ट आंसर इज वन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो एट्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग।
तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है इसमें हम लोग हमारे जो सैंपल्स होते हैं उनको हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उनमें हम लोग रैंडमली हमारे सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात आती है तो उनमें दो टाइप्स है। पहला है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ओके, और जो दूसरा है वो है क्लस्टर सैंपलिंग, ओके। And the third one is simple random sampling. Simple random sampling. Okay. तो जब भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो उसके जो टाइप्स आते हैं उनमें पहला आता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग, देन डायमेंशनल सैम्पलिंग, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग, ओके। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे सैम्पलिंग प्रोसीजर है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। तो पहला तो यहाँ पे दिया है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये तो प्रोबेबिलिटी में आता है तो ये तो नहीं आएगा। डायमेंशनल सैम्पलिंग, यस, ये आएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये भी आएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं आएगा। कोटा सैम्पलिंग आएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग नहीं आएगा। तो 2, 3 और 5 ये जो टाइप्स है सैम्पलिंग के ये आएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर में। तो आप ही बताओ कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर 4। नाउ नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट इज नोन एज। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्लासिफिकेशन के टाइप्स दिए हैं और पूछा है कि अगर हम कोई भी डेटा का क्लासिफिकेशन इनकम, प्रोडक्शन, वेट इसके ऊपर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला तो ऑप्शन है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे नेम दिया है जियोग्राफिकल। तो इसको जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इसको स्टेट या फिर जो लोकेशन है, ओके, तो इसके ऊपर हम लोग हमारे डेटा को क्लासिफाई करते हैं। मतलब हमारा डेटा कोई कंट्री है या फिर कोई स्टेट है या फिर विच इज़ द लोकेशन ऑफ दिस डेटा, तो उसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। दूसरा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को जब भी हम लेते हैं तो उनमें हम लोग ऐसे टाइप ऑफ डेटा का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल वेट, हाइट, इनकम, ओके। तीसरा है कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन, ओके। तो कंटिन्यूअस जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब ये है कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग डेटा को इधर असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो इसके बेसिस हम लोग डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लास्ट वन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम लोग क्वालिटी देखते हैं डेटा की। मतलब फॉर एग्जांपल उसकी इंटीग्रिटी क्या है, गुड लुक्स, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा, या सॉरी, दीज ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंडर आती है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि हम अगर इनकम, प्रोडक्शन, वेट इनके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये तो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो में, तो यहाँ पे पूछा है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन। रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल हो सकता है जब, एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। पहला है इट इज रिसर्चेबल, यस, अगर कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्चेबल हो तब भी वो फिजिबल हो सकता है, यानी कि संभव हो सकता है, ओके। तो ये तो आएगा। इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, यस, ये तो हमारे रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव है कि ये नया होना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई भी नॉलेज हो तो उस एग्जिस्टिंग नॉलेज में अगर हम कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो तो उसकी वजह से हम नया कुछ बना सकते हैं। तो ये भी आएगा। इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, यस, इसकी उपयोगिता होनी चाहिए और इसका रिलेवेंस भी होना चाहिए, तो ये भी आएगा। एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो आप ही बताओ कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑब्वियसली आंसर 4, ओके। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टूडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ इनमें से समझी नहीं हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन
Steps of Research Part 2. Okay, tomorrow at 9 a.m. Okay.